हेलो फ्रेंड, वेलकम टू द चैनल फार्मेसी डिक्शनरी। आप देख रहे हैं हमारा मेडिसिन रिव्यू एक्सक्लूसिव सीरीज। इस सीरीज में हम बात करते हैं कुछ इंपॉर्टेंट, कुछ कॉमन मेडिसिन के बेसिक इंडिकेशन के बारे में, यानी कि वो दवाई किस किस के लिए दी जाती है, किस प्रॉब्लम को ठीक करने के लिए दी जाती है, उसके अंदर कौन सा एक्टिव कॉन्स्टिट्यूएंट है, और सबसे ज़रूरी बात कि वो काम कैसे करता है, उसके काम करने का तरीका, यानी कि मैकेनिज्म ऑफ एक्शन को सरल सिंपल लैंग्वेज में। आज के इस वीडियो को समझाने के लिए मैंने एक ब्रांड नेम लिया है जिसका नाम है सुक्राकेम ओ। सुक्राकेम ओ को बनाने वाली कंपनी है आपकी जाइडस। और इसका इंडिकेशन क्या है? इसका यूज़ हम पेप्टिक अल्सर के केस में करते हैं, हाइपर एसिडिटी के केस में करते हैं, जीईआरडी के केस में करते हैं। अब इसके कॉन्स्टिट्यूएंट कौन से हैं? तो सुक्राकेम ओ में दो एक्टिव कॉन्स्टिट्यूएंट हैं। यहाँ पे सुक्राकेम का जो पहला हिस्सा है वो सुक्राल्फेट को, और ओ जो लिखा हुआ है वो ऑक्सीटाकेन को रिप्रेजेंट कर रहा है, और दोनों सस्पेंशन के फॉर्म में हैं। इसलिए कभी भी इस तरह के सस्पेंशन या सिरप को लेने से पहले अच्छे से बॉटल को शेक कर लें। तो आखिर ये जो सुक्राकेम ओ है पेप्टिक अल्सर के केस में कैसे राहत देता है, चलिए उसके बारे में हम बात कर लेते हैं। अगर हम मोटा मोटा बात करते हैं अल्सर के बारे में, और अल्सर वो भी पेप्टिक अल्सर के बारे में, तो ये जो पेप्टिक अल्सर है उसके पीछे कारण ये है कि आपके पेट में एसिड का सिक्रेशन ज़्यादा हो रहा है, या तो जो प्रोटेक्टिव लेयर है बाइकार्बोनेट का वो कम हो रहा है। ये कैसे कम हो रहे हैं और ये कैसे ज़्यादा हो रहे हैं, चलिए उसके बारे में भी बात करते हैं। अगर हम एक जनरल डायग्राम बनाएं, जो कि मैंने लगभग सभी वीडियोस में बनाए हैं, तो ये आपका स्टमक हो गया। इस स्टमक में जब कभी भी आप फूड लोगे तो ये फूड आपके इस इसोफेगस से होता हुआ, आपके फूड पाइप से होता हुआ आपके स्टमक में पहुंचता है। तो ये रहा आपका फूड जो कि अब यहाँ पे पहुंच चुका है। तो फूड जब पेट में पहुंचा है तो उसको डाइजेस्ट करने के लिए हमको एसिड की जरूरत तो पड़ेगी ही पड़ेगी। बॉडी के सिस्टम के अकॉर्डिंगली जैसे ही फूड पहुंचता है, यहाँ पे जो गैस्ट्रीन है वो अपनी भूमिका निभाना शुरू कर देता है। तो इस तरीके से जब ये गैस्ट्रीन एक्टिवेट होगा, ये गैस्ट्रीन आपके हिस्टामिन के रिलीज को स्टार्ट कर देगा, टाइप 2 ऑफ हिस्टामिन। ये हिस्टामिन जो कि हिस्टामिन का टाइप 2 है, वो आगे जाकर के अपने रेस्पेक्टिव रिसेप्टर पर बाइंड होगा, और इस रिसेप्टर का नाम उसी के काम के हिसाब से पड़ा है, और यह H2 रिसेप्टर, ठीक है, स्पेसिफिक होता है। H1 की बारे बात करो तो वो एलर्जिक रिस्पॉन्स के लिए रिस्पॉन्सिबल है, और H2 एसिड के लिए। तो जैसे ही ये जो हिस्टामिन है वो अपने रिसेप्टर पे बाइंड होगा, इनके बाइंड होते ही इनकी फार्माकोलॉजिकल या इनका बायोलॉजिकल एक्टिविटी शुरू होगा, क्योंकि ये दोनों अब क्या बना रहे हैं, ये दोनों यानी कि H के ऊपर H रिसेप्टर बांध करके कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन कर रहा है, और इनकी बायोलॉजिकल एक्टिविटी शुरू हो रही है, या तो फार्माकोलॉजिकल एक्टिविटी शुरू हो रही है। बायोलॉजिकल एक्टिविटी इनकी ये है कि ये आपके जीआई में प्रेजेंट स्पेसिफिक पैराइटल सेल को मैसेज भेजेगा। ये पैराइटल सेल है आपका कि आप एसिड सीक्रेट कीजिए। ये पैराइटल सेल इस फूड को डाइजेस्ट करने के लिए अब एसिड सीक्रेट करने लगता है। तो दीज आर एसिड, ठीक है, ये एसिड सीक्रेट करने लग गए। ये एसिड इस फूड को डाइजेस्ट करने में मदद करेगा, और फिर डाइजेस्टेड फूड आगे की ओर बढ़ेगा, जिसके बाद ये स्मॉल इंटेस्टाइन से एब्जॉर्ब हो जाएगा। यहाँ तक तो कहानी आपको स्मूथ लग रही है, नॉर्मल लग रही है, लेकिन असल में अगर आप देखें तो ये जो एसिड अनयूज्ड हो रहेगा वो आपके इस अंदर के दीवार पे पहुंचेगा, और यहाँ पे इसको थोड़ा बहुत छिलाव कटाव करने की कोशिश करेगा। और अगर ये प्रोटेक्टिव लेयर नहीं रहा तो यहाँ पे जो ये हिस्सा है वो कटने लगेगा, छिलने लगेगा, और इसी को हम बोलेंगे आगे जाकर के अल्सर। तो ये अल्सर हो गया। लेकिन आपकी बॉडी ये सोचती है कि ऐसा ना हो, इसलिए इसको एक प्रोटेक्शन लेयर डाल के रखती है। ये जो आपका स्टमक का अंदर का वॉल है, इस पे एक प्रोटेक्टिव लेयर होता है जो इस एसिड के बार बार अंदर टच करने के सिचुएशन से आपको बचाने का काम करता है। ये जो आप देख रहे हो ब्लैक कलर में कोटिंग, ये प्रोटेक्टिव लेयर है। इसे हम बाइकार्बोनेट का लेयर बोलते हैं, तो शॉर्ट में से मैं आपको बोलता हूँ प्रोटेक्टिव लेयर, ठीक है। ये प्रोटेक्टिव लेयर आपको इस एसिड के ओवर एक्शन से बचा के रखता है। अब जब दोनों चीज़ें एक दूसरे को बैलेंस करते हुए चलेंगी, यहाँ पे जो एसिड था वो अटैकिंग फैक्टर था, जो हर वीडियो में मैं बताता हूँ आपको, ये अटैकिंग फैक्टर था, और ये जो आपका बाइकार्बोनेट था वो आपका डिफेंसिव फैक्टर था। तो जब अटैकिंग फैक्टर और डिफेंसिव फैक्टर एक दूसरे को काउंटर करेंगे, बैलेंस करेंगे, तब तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। लेकिन अगर किसी कारण से ये जो एसिड का लेवल है वो ज़्यादा बनने लगे, या तो आपका डिफेंसिव फोर्स कम बनने लगे, तो एसिड ज़्यादा क्यों बनेगा? एसिड के ज़्यादा बनने के पीछे कई कारण हैं। कारण नंबर 1, अगर आप ध्यान से देखो तो कारण नंबर 1 कहता है कि ये जो आपका हिस्टामिन है वो बहुत अधिक मात्रा में अपने रेस्पेक्टिव रिसेप्टर पर जाकर के इस तरीके से अगर बाइंड होगा तो इसके कारण से एसिड बनेगा। तो प्रॉब्लम नंबर 1 ये था कि बाइंड हुआ और क्या बन गया, एसिड बन गया। दूसरा प्रॉब्लम नंबर है कि प्रोटोन पंप एक्टिवेट हो जाएगा। तो ये आपका सेल था, और ये आपके सेल के थ्रू यहाँ से आपका पोटेशियम का एक्सचेंज हो रहा है, और यहाँ से हाइड्रोजन N आ रहा है। तो ये आगे जाके क्या करेगा, ये यहाँ पे करेगा H+
प्लस Cl- और ये दोनों मिलाकर के क्या बना लेंगे, ये बना लेंगे HCl। तो ये दो मोटा मोटा कारण है। और उसके बाद एक और कारण ये है कि एक बैक्टीरिया है, इस बैक्टीरिया का नाम है H. पाइलोरिक। तो ये भी आपके एसिड के सिक्रेशन को और बाकी चीज़ों को इंक्रीज करेगा, तो अल्टीमेटली ये भी अल्सर को कॉज करेगा। इसके बाद तो फिर बहुत सारे कंडीशन है, स्ट्रेस भी इंक्लूडेड है, आपका डाइट भी इंक्लूडेड है, वो सब इंक्लूडेड है जो कि अटैकिंग फैक्टर को फैसिलिटेट करेंगे। दूसरी तरफ जो डिफेंसिव फैक्टर है, इसका क्या रोल है? ये जो डिफेंसिव फैक्टर के रूप में बाइकार्बोनेट का लेयर है ना, उसको बनाता है कॉक्स 1। कॉक्स 1 के कारण से, जिसको हम लोग हाउस कीपिंग बोलते हैं, इसी कॉक्स 1 के कारण से आपका डिफेंसिव काम करता है। लेकिन अगर कोई व्यक्ति NSAID लेता रहता है लगातार, तो उसके इस NSAID लेने की वजह से ये जो कॉक्स 1 है वो कम बनने लगता है। कैसे? जैसे कि मान लो किसी को पेन का एहसास हो रहा है, तो वो NSAID लेगा, और NSAID लेगा तो उस NSAID का जो काम करने का तरीका है वो है प्रोस्टाग्लैंडिन को कम करना। और ये प्रोस्टाग्लैंडिन बनता किससे है? या तो कॉक्स 1 या तो कॉक्स 2, जो कि कॉक्स पाथवे है, इससे बन जाता है। और ये बनते हैं आपके आते हैं एराकिडोनिक एसिड से। ठीक है, अगर आप नॉन सेलेक्टिव NSAID दे रहे हो, यहाँ पे अगर हम लिखें NSAID नॉन सेलेक्टिव, तो वो कॉक्स 1 को इनिबिट करेगा, और कॉक्स 1 को इनिबिट करते ही जो कॉक्स 1 का काम था बाइकार्बोनेट का लेयर बनाना, वो भी इनिबिट हो जाएगा। तो इस तरीके से देखो जरा डायग्राम पे, ये कम बनने लगेगा। और ये जब प्रोटेक्टिव लेयर आपका कम बनने लगेगा, तो यहाँ पे एसिड का अटैक तो होना स्वाभाविक सी बात है। और इसी कारण से एसिड का जब अटैक यहाँ पे होगा, तो वो आपका जो प्रोटेक्टिव लेयर का एब्सेंस है वो अल्सर को कॉज होने में एक प्रकार से मदद ही कर देगा। तो अभी हमने देखा कि अटैकिंग फोर्स यानी कि एसिड का लेवल ज़्यादा हुआ, अभी हमने ये भी देखा कि डिफेंसिव फोर्स यानी कि बाइकार्बोनेट के लेयर का बनना भी कम हुआ, और इन दोनों के कारण से आपको अल्सर की प्रॉब्लम हो रही है। अब हम बात करते हैं ट्रीटमेंट की। तो ट्रीटमेंट कैसे करें, और ट्रीटमेंट के लिए हम आज जो ड्रग यूज़ कर रहे हैं वो है आपका सुक्राकेम। वो कैसे काम करता है? देखिए, अगर ये आपका स्टमक है ना, तो इस जो पार्ट में अल्सर हुआ है इसके पास पॉजिटिव चार्ज होता है। जैसे कि अगर एक डायग्राम फिर से हम बनाए रफ डमी करने के लिए, तो ये आपका स्टमक है, यहाँ पे अगर अल्सर हुआ है तो इसके पास पॉजिटिव चार्ज होता है। इस तरीके से स्किन जो टूट गई है, जो रप्चर हो गई है, इसके पास पॉजिटिव चार्ज जनरेट हो जाएगा। और अभी आपने जो सुक्राल्फेट लिया है इसके पास नेगेटिव चार्ज होता है, तो ये जो सुक्राकेम आपने लोगे ये इसके पास नेगेटिव चार्ज होगा, और ये नेगेटिव चार्ज इस पॉजिटिव चार्ज के पास जाएगा और एक दूसरे के साथ बॉन्ड बना लेगा, और इस तरीके से एक प्रोटेक्टिव लेयर बना लेगा। तो इसका जो क्लास मैंने बताया था वो प्रोटेक्टर था, अल्सर प्रोटेक्टिव। अब आगे क्या होगा? अब अगर आगे जो एसिड बन रहा है वो इस पे आने की कोशिश करेगा, तो ये जो प्रोटेक्टिव लेयर है ये इसको अंदर जाने नहीं देगा, और इससे अल्सर का जो प्रोग्रेशन है वो रुक जाएगा। तो कह सकते हो कि ये एक प्रोटेक्टिव लेयर बनाने का काम कर रहा है। एग्जाम्पल के रूप में अगर आपको मैं बताऊं, तो मान लो कि एक व्यक्ति है यहाँ पे, ठीक, ये व्यक्ति यहाँ पे खड़ा है और बहुत तेज बारिश हो रही है, तो इस बारिश से वो भीग जाएगा। तो यहाँ पे हम एज्यूम करते हैं कि ये व्यक्ति जो है वो आपका सेल है, GI का सेल है, और ये जो बारिश है वो आपका एसिड है, यानी कि पेप्टिक अल्सर के कारण के लिए रिस्पॉन्सिबल डाइजेस्टिव एंजाइम वो है। अब ये अगर कंटिन्यू इसके ऊपर आते रहा तो इसको तो नुकसान पहुंचेगा ही पहुंचेगा। तो ये व्यक्ति क्या करता है? ये व्यक्ति एक छाता ले लेता है और छाता पकड़ करके खड़ा रहता है। तो छाता पकड़ने से ये जो पानी आ रहा है, फिलहाल यहाँ पे एसिड जो आ रहा है वो अंदर नहीं जा पाएगा और वो भीगेगा नहीं। तो इसी तरीके से जब अल्सर होगा उसके ऊपर हम प्रोटेक्टिव लेयर लगा देंगे सुक्राल्फेट का, तो वो एसिड को इस तरीके से आने नहीं देगा और उसके प्रोग्रेशन को रोकेगा। बट ये ट्रीटमेंट नहीं है कि एक ही बार में यूज करो ठीक हो जाए, ये जस्ट प्रोग्रेशन को रोकने के लिए। दूसरा जो ड्रग इसमें O का मतलब है ऑक्सीटाकेन, वो आपकी लोकल एनेस्थेटिक को रिप्रेजेंट कर रहा है। लोकल एनेस्थेटिक मतलब ऐसे ड्रग जो कि पेन के परसेप्शन को रिवर्सिबल तरीके से रोकेंगे, लेकिन पर्टिकुलर और रेस्ट्रिक्टेड पार्ट ऑफ योर बॉडी। अगर यहाँ पे आप देखोगे तो जैसा मैंने शुरू में कहा, ये जो अल्सर है ना बहुत पेनफुल होते हैं, और ये फिर अपने पेन के मैसेज को आगे लेके जाएंगे। तो फिर से वही डायग्राम आएगा हमारा। ये तो डायग्राम ऐसा हो गया कि कॉमनली हो गई है। तो ये रहा अल्सर। अब ये अल्सर आगे मैसेज भेजेगा न्यूरोट्रांसमीटर के थ्रू, ये नर्व आगे जाएंगे आपकी ब्रेन के पास पहुंचेंगे। ये रहा आपका ब्रेन, और ये ब्रेन पेन के परसेप्शन को रिसीव करेगा, और पेन के रिस्पॉन्स में आपको पेन होगा, मतलब दर्द का एहसास आपको होने लगेगा। अगर हम यहाँ पे ऑक्सीटाकेन लगाते हैं लोकल एनेस्थेटिक का इसी के थ्रू, तो यहाँ पे जा करके उसको जो नर्व कंडक्शन हो रहा है सोडियम चैनल के थ्रू, इसको वो इनिबिट कर देगा और आपका पेन के परसेप्शन को कम कर देगा। तो ऑक्सीटाकेन का रोल बस इतना ही है कि वो आपके पेन के परसेप्शन को कम करे, दर्द के एहसास ना होने दे, और उससे उस व्यक्ति को जो बहुत ज़्यादा परेशानी हो रही है उसको कम कर दे। ऐसे देखें, अगर हम एक रफ चैनल की बात करें तो ये आपका सोडियम चैनल है। इसी सोडियम चैनल के थ्रू सोडियम आता रहता है, और सोडियम के आने के पीछे का लॉजिक तो एक्शन पोटेंशियल है। और यहाँ पे जब सोडियम आ जाएगा तो हमें पेन का परसेप्शन होगा, ये रिस्पॉन्सिबल है पेन के लिए।
और लोकल एनेस्थेटिक देने की वजह से ये जो लोकल एनेस्थेटिक है ये इसी पेन के परसेप्शन के रिस्पॉन्सिबल सोडियम को ब्लॉक कर देता है, सोडियम चैनल को ब्लॉक कर देता है, जिसकी वजह से सोडियम टेम्परली नहीं आ पाता और पेन आगे ब्रेन की ओर मूव नहीं कर पाता। और इस तरीके से आपका जो सिरप है सुक्राकेम ओ वो अल्सर के प्रोग्रेशन को भी रोकता है और साथ साथ आपका जो पेन है उस पर्टिकुलर पार्ट से संबंधित उसको भी मैनेज करने का काम करता है। तो आज के वीडियो के लिए इतना ही। आई होप कि आपको जो कॉन्सेप्ट है वो समझ में आया होगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। नमस्कार, टेक केयर।